हेलो एवरीवन। आज हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले पार्लियामेंट शुरू करने से पहले हम पुराने जो वीडियोस में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स डिस्कस किए थे पार्लियामेंट के बारे में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमने मंडल रिपोर्ट और कमीशन के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट ने किस तरीके से उसे साइन किया, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, इसके अलावा कैसे डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो पार्लियामेंट जो होती है वो किसी भी रिपोर्ट्स को, किसी भी डिस्कशन को शेप देती है एज अ लॉ। ठीक है, तो बॉरोअर जो प्रेशर ग्रुप्स है, जो गवर्नमेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि मंडल कमीशंस में कुछ बाहर जो प्रेशर ग्रुप्स थे या फिर कुछ लोग थे जो इस कानून के खिलाफ थे, इन लोगों ने किस तरीके से केस किया जुडिशरी के ऊपर और कानून में कुछ बदलाव किए गए बड़े। तो पार्लियामेंट किस तरीके से वर्क करता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैबिनेट डिसीजन कैसे लेता है और कानून बनता कैसे है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी असेंबली को ही पार्लियामेंट कहा जाता है। वे सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ में होते हैं, वे कानून बनाते हैं क्योंकि वे लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है। नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव ही पार्लियामेंट कहलाते हैं, या फिर लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। अलग अलग कंट्री में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ भी होगी, ये लेजिस्लेचर, ये पार्लियामेंट्री मेंबर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को लाने के लिए। तो आइए कुछ अथॉरिटीज़ उनके जान लेते हैं कि क्या क्या पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट इज़ अ फुल अथॉरिटी टू मेकिंग द लॉ इन अ कंट्री। तो कंट्री में कोई भी लॉ बनेगा वे पार्लियामेंट्री बनाएगी और इसका काम लेजिस्लेचर असेंबली में किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई नया लॉ बनाना है, पुराने लॉ को बदलना है या उसे ख़त्म करना है, तो ये सारा डिसीजन पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा ही लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट के पास कंट्रोल होता है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है उसमें पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल होता है कि जो भी गवर्नमेंट रन कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, वो पार्लियामेंट में पारित हो और पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर्स में पारित होने के बाद ही वो लॉ बने। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी ऑफ द गवर्नमेंट है। तो जो भी टैक्स से पैसा आता है, जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट करती है। ठीक है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा पैसा कितना कहाँ खर्च करना है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट काम है जो पार्लियामेंट करती है वो है, पार्लियामेंट इज़ अ हाई फॉर्म ऑफ डिसीजन एंड डिबेट ऑफ अ पब्लिक इशू, नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। तो पार्लियामेंट जो भी डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगा, कोई भी पब्लिक या नेशनल पॉलिसीज़ या इश्यूज़ है, उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में होगा। पार्लियामेंट को हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो भी पब्लिक रिलेटेड काम होना चाहिए। आइए अब हम 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडियन अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो पार्लियामेंट सेंट्रल पावर है, पावर अथॉरिटीज़ है, और इसे हमारी कंट्री में 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है से 2 चैम्बर से 2 हाउस कहा जाता है। तो जो फर्स्ट हाउस है जिसे डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो रियल पावर एग्जिस्ट करते हैं लोगों के, वो होता है। और सेकंड जो हाउस है उसे इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा परफॉर्मेंस के द्वारा चुना जाता है, मतलब जो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है वे चुनते हैं इस सेकंड हाउस के मेंबर्स को। और इस तरीके से ये दोनों हाउस वर्क करते हैं वेरियस स्टेट, रीजन और फेडरल यूनिट की तरह और लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो हमारी कंट्री में भी 2 हाउस है। एक है राज्यसभा जिसे इनडायरेक्टली चुना जाता है, और दूसरा है लोकसभा जिसे लोग डायरेक्टली चुनते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है, तो वो दोनों हाउसों से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट कहेंगे तो पार्लियामेंट की डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली कहें तो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलके ही पार्लियामेंट कंप्लीट करते हैं। तो प्रेसिडेंट एक अहम रोल है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो
जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा कितने अहम रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि कितने टोटल नंबर से ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में, कैसे उसे चुना जाता है, कितनी लेंथ होती है, कितने लंबे अंतराल के लिए चुना जाता है। जैसे लोकसभा का 5 साल है और राज्यसभा में कितने हर 6 सालों में उसके 2/3 मेंबर चेंज कर दिए जाते हैं और किस तरीके से इसे डिज़ोल्व किया जाता है। तो लोकसभा डिज़ोल्व हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, डिज़ोल्व नहीं किए जा सकती। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अपर हाउस होता है, राज्यसभा को अपर हाउस या अपर चैम्बर कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस या लोअर चैम्बर। इसका कहने का कारण भी यही है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल बाद पूरे नए मेंबर्स आएंगे। राज्यसभा में 2/3 मेंबर ही 6 सालों में बदले जाते हैं, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, उसे कभी डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। इसी कारण से अपर चैम्बर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस में राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट, तो राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है स्टेट के द्वारा दिए गए और लोकसभा के पास भी कुछ अहम पावर है। तो आइए हम कुछ उन पावर्स को देखते हैं। जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ जो है वो दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है। ठीक है। बट डिफरेंट बिटवीन 2 हाउस द फाइनल डिसीजन टेकन बाय द जॉइंट सेशन ऑफ द मेंबर। अगर दोनों हाउस के डिसीजन में डिफरेंस है, बट कुछ है मन मुटाव आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ऐसे में दोनों हाउस के को जॉइंट सेशन में बुलाया जाएगा। इस जॉइंट सेशन में दोनों हाउस मिल करके फैसला लेंगे कि बिल पास होना है कि नहीं। जिस तरह से लोकसभा के बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं तो ऐसे में लोकसभा बिल को पास कराने में सफल हो सकता है या हो जाता ही है। लोकसभा हमेशा बिल पास कर देता है जॉइंट सेशन में। लोकसभा एक्सरसाइज द मोर पावर इन मनी मैटर, तो मनी मैटर में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। एक बार लोकसभा से कोई बजट पास हो जाए, अगर वो मनी बिल है तो, ठीक है, और ऐसे में राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसे कुछ बदलाव करना है तो वो उसे 14 दिन के भीतर ही वो सजेशन देने होंगे। अगर 14 दिन के भीतर वो बदलाव नहीं कर पा रही है, चेंज नहीं कर पा रही, तो अपने आप पास मान लिया जाता है। क्लियर है। थर्ड जो पॉइंट है वो ये कि लोकसभा कंट्रोल किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इसमें जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स बाकी जो लोकसभा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे अपॉइंट करता है। अगर लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस सेशन लाती है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा अगर वो नॉन कॉन्फिडेंस बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए तो। ठीक है। यहाँ कुछ शेड्यूल दिया गया है, इसे आप अपने एनसीईआरटी बुक में अच्छे से पढ़ सकते हैं कि लोकसभा का शेड्यूल किस तरीके से होता है। क्वेश्चन आंसर आवर होता है और भी बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, डिस्कशन आवर से लेकर हर एक चीज़। आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो जैसे कि हमने जाना कि अगर आपको याद होगा कि जो शुरू में हमने लेटर देखा तो वो लेटर डायरेक्टली पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट की तरह साइन नहीं किया गया था, उसे किसी ने और डिपार्टमेंट ने साइन किया था। ठीक है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा को वर्किंग फिर उन्होंने डिसीजन लेते हैं लेकिन उसे कानून का शक्ल देना का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। ठीक है। डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, डे टू डे डिसीजन लेने के लिए कुछ एक्सरसाइज सुप्रीम पावर्स लोगों के हाथ में होती है, लेकिन उन्हें फंक्शन करने के लिए प्रॉपरली कानून बनाने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। वे एग्जीक्यूटिव इस कारण कराते हैं क्योंकि पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन उसे किस तरह का एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसे कानून की शक्ल देनी है, ये काम एग्जीक्यूटिव ही करते हैं। तो पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं? तो डेमोक्रेसी में 2 कैटेगरीज होती है, एक एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। कुछ लोग जो हैं जो लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कानून बनाते हैं। इन्हें पॉलिटिकल लीडर भी कहते हैं, जिनके पास बड़े बड़े डिसीजन लेने के फैसले होते हैं। और सेकंड कैटेगरीज होते हैं ऐसे लोग जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो सिविल सर्विस के द्वारा परीक्षा पास करके ये सिविल सर्वेंट होते हैं और ये काम करते हैं जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके अंडर में। ठीक है। ये रूलिंग पार्टी बदल सकती है लेकिन ये एग्जीक्यूटिव नहीं बदल सकते। ये एक तरह के परमानेंट मेंबर होते हैं
इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि सरकारें तो बदल सकती है लेकिन एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो अपने पढ़ाई लिखाई के दम पे, जो अपने बलबूते सेलेक्ट होकर के आए हैं, वे लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे का देखते हैं। वे एक अहम रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव केस में, ठीक है, जैसे कि वो मेमोरेंडम जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं। वे कई बार एडवाइस भी करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, अगर फाइनेंस मिनिस्टर उनकी एडवाइस की मांग करता है तो, और वो इकोनॉमिक्स मैटर में फाइनेंस मिनिस्टर को कई बार कई आइडिया भी देते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल मैटर्स में भी मिनिस्टर लोग इनकी हेल्प लिया करते हैं, पर आखिरी का डिसीजन है वो मिनिस्टर के द्वारा ही लिया जाता है। तो ऐसे हर टेक्निकल मैटर में डिफेंस, इंडस्ट्रीज़, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी में हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रखे हुए हैं। रीज़न इज़ अ वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्यों ज़्यादा पावर ऐसे लोग के पास होती है जो कम पढ़े लिखे हैं, जिसे हमने चुना है, और उनके पास पावर कम होती है जो पढ़े लिखे और अपने बलबूते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इनके पास पावर होना ज़रूरी है, क्योंकि वे जो भी कानून बनेगा ये वे किसके लिए आंसरेबल होंगे? लोगों के लिए आंसरेबल होंगे। लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि हमने आपको चुना है तो आप फाइनल डिसीजन किसी और ने क्यों लिया? तो उनके पास ज़्यादा पावर होना इसका ज़रूरी। तो पर जो उनका डिसीजन है उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क, उसको कानून की शक्ल देने का काम ये एग्जीक्यूटिव ही करते हैं, ये ऑफिसर्स ही करते हैं। इसमें सेक्रेटरीज भी आते हैं, और लॉ मेकिंग जो सेक्रेटरीज है, बॉडीज़ हैं, वो सारे एडवाइज़र लोग, एक्सपर्ट्स लोग, जो भी टेक्निकल मैटर में, वे सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा वे अपने कई बार ओपिनियन भी लोगों के सामने, मतलब मंत्रियों के सामने रखते हैं, और कई बार अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मिनिस्टर उनसे उनके ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं, क्योंकि वे ही कई मैटर्स में उनको हेल्प करते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के समय एक्सपर्ट्स एक अहम रोल प्ले करते हैं। वे बताते हैं कि किस तरह के कानून लोगों के लिए बनने पर हेल्पफुल हो सकता है। आइए अब हम जान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक। तो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, जिसे डायरेक्टली जो इलेक्टेड मेंबर्स है वे चुनते हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट के अपॉइंट होने के, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर हेल्प करता है प्रेसिडेंट को, ताकि वे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुन सकें, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी चाहे मेजॉरिटी में आए या अलाइंसेस बनाए, कोलिशन गवर्नमेंट हो, वे अपना एक पॉलिटिकल लीडर चुनती है जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। वे कंटिन्यू करता है पावर को एज लॉन्ग, जब तक कि मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन गवर्नमेंट उसे अपना लीडर मान रही, तब तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पावर को यूज़ करेगा। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट के साथ वो एडवाइस दे करके अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर को आज़ादी होती है कि वे अपने मिनिस्टर्स को चुन सकें। इसके अलावा पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर्स को, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वो किसी को मिनिस्टर बना सकता है। अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति को मिनिस्टर बना रहा है तो 6 महीने के भीतर, ठीक है, 6 मंथ के भीतर उसे किसी भी दोनों हाउस, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उसको बनाना जरूरी होगा, ताकि वो अपनी पावर को कंटिन्यू कर सके, वरना उसे पद छोड़ना होगा, ठीक है। ओवरऑल अगर अपन डिपार्टमेंट देखो तो 60 से 80 मिनिस्टर डिपार्टमेंट है अलग अलग रैंक में। तो इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी कहा जाता है। रूलिंग पार्टीज कैबिनेट मिनिस्टर को बनाती है, जो कि मेजर मिनिस्टर कहलाते हैं, और सारे लॉज या सारे डिपार्टमेंट इनके अंडर्स में आते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस में काम करते हैं। टोटल 25 मिनिस्टर का डिपार्टमेंट होता है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इस मिनिस्टर्स में मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये कई स्मॉलर मिनिस्टर होते हैं जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं। वे अगर स्पेशली इनवाइट किए जाए
कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए, तो ही वे आ सकते हैं, अदरवाइज वे नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। स्टेट ऑफ मिनिस्टर वर अटैच टू रिक्वायर द एसेट्स कंबाइन मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इस कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह मशवरा करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर इन स्टेट मिनिस्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके अलावा डिसीजन जो भी लिया जाएगा ये कैबिनेट मीटिंग्स में लिया जाता है। रेगुलरली कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें बड़े और अहम डिसीजन लिए जाते हैं, जिसे पार्लियामेंट में रख करके एज अ लॉ बनाया जाता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर एक वर्किंग टीम होती है जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तो कोई भी मैटर अगर ओपनली क्रिटिसाइज किया जाएगा गवर्नमेंट के बारे में, तो ऐसे में मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ब्लेम आता है। ठीक है, हर मिनिस्टर के एक सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट के द्वारा चुने जाते हैं, जिसके बारे में अभी हमने अब डिस्कस किया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो उन्हें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं ताकि वे अपना काम सही तरीके से कर सकें। ये कैबिनेट सेक्रेटरीज कहलाते हैं। ठीक है, इसमें सीनियर और सीनियर सर्विस सर्वेंट जो है ज़्यादातर सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि वे अपना अहम जो योगदान है, अपने जो आइडिया है, जो उसका जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टिकल टर्म है, वो उन्हें समझा सकें। ओके।